नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। ये परीक्षा आपकी 2024-25 का पेपर है और ये 25-26 के लिए यानी अभी की बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पेपर। तो आप इसको हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है। वैसे इसका मॉडल पेपर मैंने हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उस पर मैंने कम से कम 250 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लगाई है। उस पर मैंने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपको पड़ी हुई मिल जाएगी, वो वीडियो अभी जस्ट डाला है। वहां से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का सारा क्वेश्चन फंसेगा। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है आपका HND 101F, ठीक है। इस पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे गए, उन 50 प्रश्नों को आपके लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे जैसा कोई आपको सॉल्व नहीं करवा पाएगा, क्योंकि मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मेरा एमए भी हिंदी साहित्य से ही कंप्लीट है, तो मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझा पाऊंगा। पहला क्वेश्चन, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन से संबंध है। तो भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, यह कथन जो है किसका है? ये कथन बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जी का है। लेकिन इस कथन को कहा था उन्होंने किसके बारे में? घनानंद के बारे में। घनानंद को एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है, प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि किसे कहते हैं? प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम की पीर का कवि भी जो है घनानंद को कहते हैं। घनानंद जो है किस धारा के हैं? तो रीति काल के हैं, लेकिन ये रीति मुक्त परंपरा से। किस परंपरा से बेटा? रीति मुक्त परंपरा से हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन ये तैयार हो गए आपके, ठीक है। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? तो इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका यहाँ से पूछा गया कई बार परीक्षा में, ठीक है। ये किसके दरबार में रहा करते थे? किसके दरबार में? मीर मुंशी के पद पर थे। तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला, जो उसका नाम था रंगीला, उसी के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे। और उससे प्रेम करते थे, एक नर्तकी थी। कौन? सुजान, उसी से प्रेम करते थे। इसीलिए इन्होंने तमाम से रचनाएं भी लिखी, जैसे सुजान हित, सुजान सागर, ऐसी रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। क्लियर? तो ये तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये सब चीजें एकदम से क्लियर हुई, ठीक है। और काव्य प्रतिभा की प्रशंसा की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस कथन के माध्यम से। किसकी? घनानंद साहब की। बात की जाए भूषण की, तो भूषण एक कवि है जो एक प्रकार से योद्धा भी हैं। एक ऐसे कवि है रीतिकाल के जो योद्धा भी हैं, यानी शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक जैसे रचनाएं लिखी हैं। बिहारी की बात की तो एकमात्र रचना इनकी हिंदी साहित्य में और पूरे संसार के साहित्य में बिहारी लाल का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सत्सहित। उसमें 719 दोहा कहीं कहीं पर, 721 दोहा कहीं पर 713 दोहो कहा जाता है कि इनकी बिहारी सत्सई में है, ठीक है। एक एक दोहे जो है एक एक रत्न होते हैं हिंदी साहित्य में, किसके? बिहारी लाल के। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। इसके साथ ही साथ में बिहारी लाल की बात की है तो रीति काल के रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। रीतियों को जानते हैं लेकिन उस पर उसका ज्यादा प्रयोग नहीं करते, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इन चीजों के बारे में समझा। महाकवि भूषण बहुत ही फेमस विद्वान है, ये बात यानी कि राष्ट्रवादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन, इतिवृत्तात्मकता कविता की प्रमुख विशेषता। इतिवृत्तात्मकता मतलब होता है खूब बढ़ा चढ़ा करके चीजों को बताना, ठीक है। इतिवृत्तात्मकता का क्या मतलब होता है बेटा? इतिवृत्तात्मकता मतलब क्या होता है? खुद खूब चढ़ा करके किसी भी चीज को बताना, उसी को इतिवृत्तात्मकता कहते हैं, ठीक है। द्विवेदी युग की अगर बात की जाए महोदय, द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता आपको खूब देखने को मिलेगी, क्योंकि द्विवेदी युग की एक विशेषता रही है, यानी कि किसी भी चीज को खूब बढ़ा चढ़ा करके यानी वर्णनात्मक शैली में लिखना। और छायावाद, इसीलिए एक 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 जो है आलोचक है, उनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र नाम के आलोचक हैं, उनका कहते हैं छायावाद को सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद। स्थूल माने तो लंबा चौड़ा, क्योंकि द्विवेदी युग में आप देखते हैं कब से कब तक समय काल द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 या 1920 तक का जो समय काल मानते हैं बेसिकली। क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी और 1920 तक रहे थे, इसीलिए इन्हीं के नाम को, या जब तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया तब तक के युग को हम लोग द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर भाषा का परिमार्जन पारिष्करण जरूर हुआ द्विवेदी युग में, लेकिन द्विवेदी युग में जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर इतिवृत्तात्मकता आपको खूब दिखेगी, चाहे वो मैथिली शरण गुप्ता जी रहे हो या फिर अन्य कोई कवि रहा हो, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज,
दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह की ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? 1982 में इस पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 1982 में 1982 में पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टिकोण को आधार बना करके डॉक्टर नामवर सिंह ने इस पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सके या कह सकते हैं तो वो है तुलसीदास। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि अगर किसी को कह सके तो हम तुलसीदास जी को कह सकते हैं। यह कथन किसने कहा था? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और चूंकि आप देखते तुलसीदास जी के बारे में केवल रामचंद्र शुक्ल जी ही नहीं कहते, बल्कि एक विदेशी इतिहासकार है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। वर्नाक्यूलर, वो तो आपका फ्रांसीसी लेखक ने लिखा था, ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, वो पुस्तक है। लेकिन जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है। उन्होंने तुलसीदास को कहा कि भारत में अगर दूसरा सबसे बड़ा कोई लोकनायक है महात्मा बुद्ध के बाद तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास हैं। तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा भी है। तुलसीदास सगुण और निर्गुण का समन्वय करते हैं। तुलसीदास नर और नारायण का समन्वय करते हैं। तुलसीदास वह कवि हैं जो अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। और उनका एक रामचरितमानस जो ग्रंथ है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। यह बात आप, जिसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। दूसरा अयोध्या। तीसरा अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा। पांचवा सुंदर कांड। और इसके अलावा छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। उत्तर कांड को ज्ञान कांड भी कहते हैं, लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सब प्रश्न आता रहता है। चले, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उन्होंने कहा था, ठीक है। तुलसीदास के अंदर कौन सी भावना है? लोक मंगल कार्य दृष्टिकोण को सर्वश्रेष्ठ माना, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वो लोक मंगल के लिए लिखी जा रही थी, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है हिंदी का तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। अभी क्या है कि 100 रुपये में आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे कोर्स हैं, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। 250 और फिर 100 प्लस में 1, ठीक है। और यानी कि 250 और 100 यानी 350 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिनको भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं पीडीएफ से, उनके लिए फीस है। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, मेजर माइनर को करिकुलर, उसका आपको सब्जेक्ट का मिल जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, ठीक है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 150 रुपये वाला कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों की फीस मात्र 150 रुपये हो जाएगी। उसमें आपको पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर आपको तो नोट्स मिल ही जाएगा सभी सब्जेक्ट का, और सेकंड सेमेस्टर का पूरा क्लास भी उसमें आपको मिलेगा 6 महीने तक। तो आपके लिए मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट एंड सेकंड वाला 150 वाला पेमेंट कर देना चाहिए। जैसे आप इतना व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर यानी QR कोड भेजा जाएगा। उसी QR कोड पर आपको मात्र 150 रुपये फीस जमा कर देनी और आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चले आगे देखते हैं, ये पेपर भी मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 5वां नंबर प्रश्न है। भाषा योग वशिष्ठ रचना किसकी है? भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है बेटा? तो राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है। कौन सी? भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है। प्रकाशन कब हुआ इसका बेटा? रचना काल कब से कब तक है? 1741 ईस्वी इसका रचना काल है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। परिमार्जित खड़ी बोली गद्य का प्रथम पुस्तक अगर किसी को मानते हैं तो भाषा योग वशिष्ठ को ही मानते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचना कौन सी हुई थी? देखिए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिख रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी, ठीक है। 1929 ईस्वी में उन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से इसको प्रचारित करवाया था। नागरिक प्रचारित सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में पहले हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक लिखी थी शुक्ला जी ने, लेकिन इसमें देखा कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त भूमिका हो गई है, तो उन्होंने हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास उसमें कंप्लीट कर लिया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका, सॉरी, हिंदी साहित्य के प्रश्न क्या इसमें पूछा गया है? इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किसकी रचना हुई है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक की रचना जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ये पुस्तक जो है नागरी प्रचारी सभा, काशी नगरी प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर होता था, उसी की भूमिका लिखने के लिए शुक्ला जी को मिला था। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास उसी भूमिका में लिख डाला था। 1929 में प्रकाशन हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से तमाम प्रश्न, एक प्रश्न से मैंने कई प्रश्न आपको बता रहा हूँ, तो ये अच्छा लग रहा होगा आपको, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। अगला क्वेश्चन, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है बेटा? तो दक्षिण भारत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? द्रविड़ में जन्मी
कर्नाटक में सयानी, गुजरात में बालापन, वृंदावन जवानी। भक्ति को लेकर के ये जो है लोक प्रचलित मत रहा है कि द्रविड़ में इनका जन्म हुआ है। द्रविड़ में खास करके अलवार संतों के द्वारा, जो कि भगवान विष्णु के भक्त हुआ करते थे, अलवारों की संख्या 12 मानी गई। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा था। नयनार भगवान शंकर के भक्त हैं और अलवार जो हैं वो भगवान विष्णु के भक्त हैं। ये बात आप ध्यान में। नयनार संत और अलवार संतों के द्वारा भक्ति का उदय, बेसिकली अलवार संतों के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा? बीज बपन काल, बीज मतलब बोने का काम। हिंदी साहित्य कहाँ से शुरू हुई? उसी का बीज बोने, बपन माने होता है बोना, बीज माने बीज। बीज बोने का काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज बपन काल कहा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल कहा, ठीक है, ध्यान है, वीर गाथा काल कहा। क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। किसने? शुक्ला जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, क्लियर ये बात। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल ही कहा था। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था, यानी कि लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर होता बेटा? लखनऊ में हुआ था इसका जो है प्रथम अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? प्रेमचंद, कथा सम्राट प्रेमचंद जी ने करी थी। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल माने खूब ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके चीजें लिखी जा रही थी, किसको? द्विवेदी युग में। इसी के खिलाफ विद्रोह हुआ, सूक्ष्म का विद्रोह हुआ। किसके प्रति? स्थूल के प्रति, क्योंकि छायावाद में चीजें बहुत कम शब्दों में कही जाती हैं। वही चीज द्विवेदी युग में बहुत बढ़ा चढ़ा करके चीजें बताई जा रही थी, तो वही विद्रोह था। किसने कहा? मैंने कहा था नगेंद्र नाम के एक विद्वान है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। छायावाद की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा जो रही है वो यही रही है, डॉक्टर नगेंद्र की। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मजा आ रहा होगा पढ़ने में ना बाबू। चले, दिनकर किस वर्ग के कवि हैं? दिनकर की बात की है बेटा, तो दिनकर ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिनकर जो है वो प्रगतिवाद से संबंधित जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। इनको आधैर्य का कवि भी कहा जाता है, ओज का कवि भी कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रचना इनकी सबसे प्रसिद्ध, कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र प्रकाशित कब हुई है? 1946 में कुरुक्षेत्र नाम की रचना प्रकाशित होती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। उर्वशी नाम का ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखा, रामधारी सिंह दिनकर ने। बड़े फेमस विद्वान है रामधारी सिंह दिनकर। छायावादी कवियों की अगर बात की तो छायावादी कवि कौन कौन से? जैसे प्रसाद छायावादी कवि हैं, ठीक है। पंत, ये छायावाद के 4 नायक है। पंत, निराला को ओज का कवि कहा जाता है, निराला को, ठीक है। इनको अधैर्य का कवि कहते हैं, निराला ओज कवि हैं, ठीक है। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी कहिए। छायावाद की दुर्गा किसको कहते हैं? ये कहते हैं भैया किसको? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 नायक हैं, ठीक है। और प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक है उनका क्या नाम है? अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताएं। देखिए, प्रगति, इस शोषण का विरोध इसमें हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण किया गया था इसमें, यही गलत हो जाएगा। ये आपका इसमें नहीं किया गया था, ये आपका छायावाद की विशेषता हो सकती है, इसकी नहीं है। धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की, बिल्कुल की गई, यानी कि ये लोग जो प्रगतिवादी हैं धर्म वगैरह के बारे में बहुत कम ही चीजें लिखी हैं, ठीक है। इसके अलावा शोषितों के प्रति आप देखेंगे, ठीक है, शोषितों के प्रति सहानुभूति आपको यहाँ पर व्यक्त की जाती है, ठीक है। और शोषण का विरोध किया जाता है, जो शोषक वर्ग है उसके खिलाफ आक्रोश की भावना है, यानी ये भी ठीक है। बी वाला सही नहीं बैठता, बाकी तीनों विशेषताएं ये प्रगतिवाद की ही हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा जबरदस्त आपका प्रश्न, बड़ा जबरदस्त आपकी रचना है। प्रश्न आपका क्या भैया? प्रश्न आपका, सिद्धों का संबंध किससे? सिद्धों का संबंध, सिद्ध जो थे उनकी संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या 84 थी। 84 सिद्धों की संख्या हुई है। आपने देखा होगा, एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी 84 वैष्णवन की वार्ता, तो 84 सिद्धों से ही रिलेटेड वो रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सिद्ध जो थे बेटा वो कौन थे? सिद्ध आपके जो थे वो किस मत से थे बेटा? सिद्ध आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 है, सिद्धों की संख्या 84 है। ये बौद्ध मत से थे। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ हैं। नाथों की संख्या 9 है
और सिद्धों की संख्या 84 है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गोरखनाथ जो है नाथ परंपरा के संपादक है, मतलब कि उसके प्रवर्तक हैं। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 12 के बाद में डायरेक्ट 16 आ गया है। अभी अगला प्रश्न थोड़ा सा मैं उससे पहले बता दूंगा, ठीक है, परेशान ना हो। 18 नंबर प्रश्न, अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक कौन है? अर्धकथानक, अर्धकथानक एक आत्मकथा है बाबू, और इसको किसने लिखा है? हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक, बनारसी दास जैन जी की है ये। प्रकाशन कब हुआ है? 1641 में इसका प्रकाशन हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और पूछा जाए हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो अर्धकथानक ही है, 1641 में प्रकाशन हुआ, ठीक है। हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, बनारसी दास जैन जी ने लिखा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा, इसको लिखा किसने? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। आवारा मसीहा ये किसके बारे में लिखी गई है? तो ये विष्णु प्रभाकर ने एक जीवनी लिखी। किसकी जीवनी है ये जीवनी है बेटा शरतचंद चटर्जी या शरतचंद चट्टोपाध्याय, उन्हीं की जीवनी है। 1974 में ये जीवनी प्रकाशित हुई है। कौन सी? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है और शरतचंद चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, ठीक है। 1974 में प्रकाशित हुई रचना है। ये सब प्रश्न परीक्षा में आपसे दूसरे इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अमृत राय कौन है? अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के लड़के हैं और उन्होंने भी एक जीवनी लिखी है। वो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखते हैं कलम का सिपाही नाम से। कलम का सिपाही किसको कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी को। और कलम का सिपाही नाम से एक जीवनी लिखी है किसने? अमृत राय ने, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र का नाम है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है जिसका नाम क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इन्हीं की रचना है। क्लियर? हरिवंश राय बच्चन ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? 84 सिद्धों की संख्या मानी गई बेटा। कितनी संख्या? 84। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं, तो प्रथम सिद्ध कवि कौन है? सरहपा है, सरहपा, ठीक है। 84 सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 सिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न जो आपका उससे ऊपर छूट गया था। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 13 नंबर प्रश्न, नई कविता का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? नई कविता का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1954 में नई कविता का प्रारंभ, इसका प्रकाशन शुरू हुआ था नई कविता का। इसके संपादक थे जगदीश गुप्ता जी। क्या क्या नाम था उसका? जगदीश गुप्ता, ठीक है। जगदीश गुप्ता जी, ठीक है। जगदीश गुप्ता इसके संपादक थे, ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। 14 नंबर देखेंगे, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही रीतिकाल को कहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल को पूरब मध्यकाल, वीर गाथा काल को आदिकाल। अच्छा, आधुनिक काल को गद्य काल कौन कहता है? तो आचार्य शुक्ला जी कहते हैं। आगे देखेंगे 15 नंबर, रीतिकाल में आचार्य कवि कहा गया है। रीतिकाल में आचार्य कवि कौन थे? ऐसे कवि जो कि रीतिबद्ध परंपरा से, देखिए रीतिबद्ध में ऐसे कवि शामिल थे। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध क्या है? रीति सिद्ध में मात्र एक कवि है, उनका नाम है बिहारी लाल। यानी ऐसे कवि जो रीतियों को जानते। रीति क्या है? जैसे कि रस, छंद, अलंकार और ये सब ग्रंथ या लाक्षणिक ग्रंथ लिखना, ये सब जानते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा फंसते नहीं हैं, वो हैं आपके रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल। रीतबद्ध कवियों में जैसे आपके हो गए केशवदास हो गए, भूषण हो गए, या ऐसे तमाम प्रकार के कवि हैं जो कि रीति बंद करके, यानी रस, छंद, अलंकार और नक्सिक वर्णन, इन्हीं सब के में फंसे रहते हैं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा वगैरह करते हैं, वो रीतबद्ध कवि हैं, ठीक है। तो जो रीतबद्ध के कवि, उन्हीं को आचार्य की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और तीसरी परंपरा रीत मुक्त की। ऐसे व्यक्ति जो कि रीति से बंद करके रचनाएं लिखते थे, खुला रचना लिखते थे, अपने मन की लिखते थे, जैसे हो गए आलम, बोधा, घानानंद, ये सब कवि रीत मुक्त परंपरा से हैं, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य है भैया प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास महाकाव्य है एक। इसको लिखा किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली का हिंदी का पहला महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद इनका उपनाम है। 1941 में इसका प्रकाशन हुआ है, ये बात आप 1914 में इसका प्रकाशन हुआ है। हिंदी का पहला खड़ी बोली का महाकाव्य है प्रिय प्रवास, लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे पहले जितने भी महाकाव्य लिखे जा रहे थे वो सब या तो अवधी में या तो ब्रज भाषा में लिखे जा रहे थे, ठीक है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा प्रिय प्रवास, किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जबकि कामायनी भी खड़ी बोली में, लेकिन ये छायावाद की रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है।
साकेत जो है ये द्विवेदी युग की रचना है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तो ये सब होगा नहीं आपका। तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा साकेत महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सी आपकी, कामायनी, जो कि आप देखते हैं ये छायावाद की रचना है, ये आपकी द्विवेदी युग की है, और ये आपकी भारतेंदु युग की ही रचना है। ठीक है, प्रिय प्रवास या द्विवेदी युग की मान सकते हैं, द्विवेदी युग की ही रचना है बेसिकली, लेकिन हिंदी की पहली एक प्रकार से महाकाव्य खड़ी बोली का। अगला 21 नंबर, चूंकि 16 से लेकर के आपने 20 तक समझ ही लिया था। दोहा कोश रचना, दोहा कोश के लेखक कौन है, दोहा कोश बताएं। दोहा कोश रचना लिखी है किसने, सरहपा का रचना है दोहा कोश। ठीक है, किसने लिखा, सरहपा ने लिखा है दोहा कोश। हिंदी का प्रथम कवि भी सरहपा को स्वीकार किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन से, जायसी किस परंपरा के कवि हैं। जायसी जो थे प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। सूफी परंपरा या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा या निर्गुण प्रेमा सरई शाखा कह सकते हैं। ठीक है, ये जायसी थे। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका एक महाकाव्य है, उसका नाम है पद्मावत, जो कि बड़ा फेमस है। पद्मावत किस भाषा में, तो ठेठ अवधि में लिखा गया। किस अवधि में बेटा, ठेठ अवधि में लिखा गया। ठेठ अवधि, ठेठ अवधि माने होता है एकदम गवई अवधि, एकदम देहाती अवधि। ठीक है, सूफी काव्यधारा का प्रमुख कवि हैं ये जायसी। जायसी की शैली का प्रयोग करते बेसिकली प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के व्यक्ति जो हैं वो आपके मसनबी शैली का प्रयोग करते हैं, मसनबी शैली। ठीक है, 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा आता है इसमें। ठीक है, 7 चौपाई के बाद में एक दोहा आने का प्रावधान है। पद्मावत में पूरे के पूरे 7 चौपाई आएगी, फिर दोहा आएगा, फिर 7 चौपाई, फिर दोहा, इस तरीके चलता है। 23 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, भक्ति काल की किस कवि का ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था। भक्ति काल के किस कवि का ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था बेटा, तो तुलसीदास जी ऐसे कवि जिनका ब्रज पर भी और अवधि पर समान अधिकार था। क्योंकि तुलसीदास ऐसे कवि जिन्होंने रामचरितमानस अवधि में लिखा और विनय पात्र का जैसी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी। क्योंकि तुलसीदास जी के मित्र थे, उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अब्दुल रहीम खान खाना आपको नहीं पता चलेगा तो इसका मतलब है आपने हिंदी सही से पढ़ा नहीं। अब्दुल रहीम खान खाना मतलब है रहीम दास जी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन मोती, जो है पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन, आपने सुना होगा। तो वही रहीम दास हैं, वो अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अकबर ने बहुत बार कहा कि तुलसीदास को हमारे दरबार में ले आइए। तुलसीदास को बुलाया गया, लेकिन तुलसीदास जाते नहीं थे। तुलसीदास ने साफ मना कर दिया। क्या कह करके मना किया, तुलसीदास जी ने कहा कि एक भरोसो एक बल, कि एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। यानी मेरा एक ही भरोसा है, वो भगवान राम पर है। मैं उसके सामने किसी मतलब उसके अलावा किसी को सिजदा पबोस नहीं करता हूँ। आत्मा राम दुबे के पुत्र है, माता का नाम हुलसी है, और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को लिख डालते हैं। पत्नी ने कहा कि अगर तुम इतना प्रेम जो है भगवान से करते जितना मुझसे करते तो तुमको मोक्ष मिल जाता। ऐसे तमाम प्रकार की बातों को सुन करके तुलसीदास जी ने चीज़ों को शुरू किया था। अब वो लोभ और मोह से बिल्कुल अलग हो गए थे। तुलसीदास की भक्ति दास से भाव की भक्ति है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गोस्वामी बाबा तुलसीदास भारत के नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास जी की बात की जन्मांध थे। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास वात्सल रस का कोना कोना झांक करके आए हैं। वात्सल और श्रृंगार के मामले में सूरदास को कोई पछाड़ नहीं सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था। तुलसीदास के गुरु का नाम था नरिहर दास। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जायसी के गुरु का क्या नाम था, जायसी के गुरु का क्या नाम था, कौन बताएगा, जायसी के गुरु का क्या नाम बताइए, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। अष्टछाप की स्थापना की थी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। गोस्वामी विट्ठलनाथ सूरदास जी के गुरु जो थे वल्लभाचार्य, उन्हीं वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है, विट्ठलनाथ। इन्होंने 8 कवियों को इकट्ठा किया और जो कृष्ण भक्ति परंपरा से थे, कृष्ण भक्ति को जानते थे, उनकी परंपरा से थे, उनको इकट्ठा किया और इस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। 4 से इनके इसमें शामिल थे, 4 से वल्लभाचार्य के शामिल थे। और कबीरदास के गुरु का क्या नाम है, रामानंद। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आपका रहा, इस्तवार दाला लितरे एंदोए हिंदुस्तानी। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक है बेटा जर्मन भाषा में लिखी गई पुस्तक है। सॉरी, जर्मन कह रहा हूँ, फ्रेंच भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ये फ्रेंच भाषा की पुस्तक है और इसको लिखा किसने है, हिंदी का पहला लेखक है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला लेखक है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भी यही है, इस्तवार दाला लितरे एंदोए हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का ही टाइटल है। इसको लिखा है गारसा द तासी ने। किसने लिखा बेटा, गारसा द तासी नाम का एक विद्वान है, गारसा द तासी, लिख लीजिएगा, गारसा द तासी ये हिंदी का पहला इतिहास लेखक है। इसका प्रकाशन हुआ इस पुस्तक का 1839 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर एकदम से रट लीजिएगा, फ्रेंच भाषा में है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर जो इंडिया वाली पुस्तक है उसको लिखा है किसने, डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने। ठीक है, वो अंग्रेजी भाषा में है। रीत सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध कौन है, रीत सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध कौन है भैया, बिहारी लाल।
बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। बिहारी सतसई एकमात्र रचना उनकी है, 1662 ईस्वी में वो रचना प्रकाशित हुई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मतलब इसका लेखन किया गया है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने चीज़ों को समझ लिया है। आगे बढ़कर भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो रीति सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध कौन है बेटा? रीति सिद्ध कौन है? बिहारी लाल हैं। रीतिबद्ध कौन है आपके? रीतिबद्ध है केशव और भूषण। रीतिमुक्त कौन है? घनानंद हैं। अब यहाँ पर देखिए, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत। इनकी एक रचना है, उनका उसका नाम है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो नाम की रचना है, उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है उस रचना को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। केशवदास जितना विद्वान हिंदी साहित्य में शायद कोई और दूसरा कवि पैदा हुआ होगा रीतिकाल का, क्योंकि इनके अंदर इतनी प्रतिभा थी, इतने विद्वान थे कि इनकी रचनाओं को पढ़ने में जो विद्वान लोग हैं उनको भी कठिनता का अनुभव करना पड़ता है। बिहारी लाल की बात यह तो इनको कहा जाता है कि सतसैया के देव दो हरे जो नावक के तीर और देखन माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर, वो वाले कवि हैं बिहारी लाल। ठीक है, एक एक दोहा इनका एक एक रतन के समान है हिंदी साहित्य में। घनानंद को प्रेम का पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो सुजान नाम की एक वेश्या थी, नर्तकी थी, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नृत्य किया करती थी, उनसे प्रेम करते थे। उन्होंने इनको धोखा दे दिया, कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। तभी से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले लेते जाकर के, और उसके बाद में आजीवन स्त्रियों से मोह त्याग देने की जो है एकदम शपथ होती है निम्बार्क संप्रदाय। उसमें दीक्षा लेकर के अपने आप को एकदम से मोह और लोभ से एकदम हटा देते हैं। महाकाभूषण शिवराज बावनी, छत्रसाल दशक शिवाजी से लेकर के जिन्होंने तमाम सारी रचनाएं लिखी हैं, एक कवि भी थे और एक योद्धा भी थे ये। 27 नंबर प्रश्न, रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि कौन है? बताएं, रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि फटाफट से आप बताएंगे। 27 नंबर करेक्ट आंसर क्या? रीतिमुक्त काव्य धारा के अंदर अंतर्गत आने वाले कवि कौन है? घनानंद। रीतिमुक्त धारा के अंदर कौन है? घनानंद, जो है प्रेम की पीर के कवि। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सब जो है रीतिमुक्त काव्य परंपरा के हैं। ठीक है, सूरदास जो है वो कृष्ण भक्त शाखा से हैं। केशवदास रीतबद्ध परंपरा से हैं। बिहारी लाल रीत सिद्ध परंपरा से हैं। 28 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में उन्होंने करी थी। 1829 में आप देखते हैं सती प्रथा का अंत भी करवाया था उन्होंने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। और आप देखिए यहीं पर आपका स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी की बात की तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन से, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा का स्वरूप। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा का स्वरूप था अरबी फारसी के शब्द जो है उसमें मिले रहते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे हिंदी में उर्दू के शब्दों के मेल के पक्षधर भी थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। वो हिंदवी की बात किया करते थे। कवि वचन सुधा के संपादक। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी, काशी से प्रकाशित होना शुरू होती थी यह पत्रिका। 1868 में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक हैं कवि वचन सुधा के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर, नासिकितोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकितोपाख्यान रचना है किसकी? सदल मिश्रा जी की। सदल मिश्र की रचना है ये। फोर्ट विलियम कॉलेज में सदल मिश्र एक पद पर थे और उसी के दौरान फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। तो उसी कलकत्ता में 1900 जो है 1803 ईस्वी के आसपास ये व्यक्ति सदल मिश्रा जी उसमें शामिल हुए थे हिंदी के तौर पर। और 1803 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था नासिकितोपाख्यान का। ठीक है, हिंदी समझने के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 32 नंबर, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। दूसरा नाम इस रचना का है उदय भानचरित। ठीक है, उदय भानचरित इस रचना को भी कहा जाता है। उदय भानचरित भी कहा जाता है इस रचना को, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। रानी केतकी की कहानी को उदय भानचरित भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 36 नंबर प्रश्न, आप देखेंगे बेटा 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, तुलसीदास जी के द्वारा निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? देखिए तुलसीदास जी रामचरितमानस जो है हिंदी मतलब की अवधी भाषा में है ये। ठीक है, अवधी भाषा में है। ठीक है, रामाज्ञा प्रश्नावली भी इनकी किस में है? रामाज्ञा प्रश्नावली भी आपका अवधि में ही है। ठीक है, देखिए रामाज्ञा प्रश्नावली भी आपकी अवधि में ही है। ठीक है, इसके अलावा आपका जानकी मंगल ये सब आपकी अवधि में है। विनय पात्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ब्रज भाषा में कौन सी है? विनय पात्रिका। ब्रज भाषा में विनय पात्रिका लिखी गई, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो विनय पात्रिका लगा देंगे, ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 37 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं था? सूरदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास तीनों शामिल हैं। तुलसीदास जी महाराज नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका 37 का लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि तुलसीदास जी राम भक्त शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर,
हिंदी गद्य का इतिहास किसने लिखा है? हिंदी गद्य का इतिहास जो पुस्तक लिखी है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखी है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है ये। 39 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? पंडित महापंडित राहुल संकृत्यान की रचना है ये। जीवन यात्रा को लेकर के जाने जाते यात्रा वृत्तांत के अच्छे लेखक हैं राहुल संकृत्यान जी। महापंडित की उपाधि भी मिलती है इनको। और ये 5 खंडों में प्रकाशित है मेरी जीवन यात्रा, एक आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है। 33 नंबर देखेंगे, चूंकि छूट गया था आगे पीछे करके थोड़ा जुड़ा हुआ। 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन है? द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्ता जी को। चूंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने द्विवेदी युग का जितना अच्छा लिखा उतना किसी ने लिखा है, तो इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? द्विवेदी जी को, सॉरी मैथिली शरण गुप्ता जी को राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी की बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? साकेत। साकेत एक महाकाव्य है। ठीक है, साकेत इनका एक महाकाव्य है, 1931 में उसका प्रकाशन हुआ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 34 नंबर देखेंगे। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या ईहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन किसका है बेटा? 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का यह कथन है। ठीक है, शुक्ला जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के प्रकरण में इस चीज को लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन से, लेकिन जोर देकर के कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो इस तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इस कथन को किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। वो कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा, जैसे शुक्ला जी ने कहा था कि इस्लाम आया इस वजह से भक्ति आंदोलन ज्यादा उदय हुआ, लेकिन इस बात का खंडन किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कहते कि नहीं, अगर वो ना भी आया होता तब भी हमारे यहाँ का जो इतिहास है ऐसा ही होता। 40 नंबर क्वेश्चन, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं बेटा? शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य कौन है? ये सूरदास जी के गुरु जी हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तुलसीदास की कृति कौन सी नहीं है? तुलसीदास जी की कृति कौन सी नहीं इनमें से बताएं। रामायण जो है ये महर्षि वाल्मीकि की रचना है। बात आप ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा में लिखा गया, इसमें भी 7 कांड ही है। दोहावली, कवितावली, विनय पात्रिका, ठीक है, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहु की सब रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, जबकि रामायण ये महर्षि वाल्मीकि की है। भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आचार्य कौन से हैं? 42 नंबर करेक्ट आंसर क्या है? भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आचार्य कौन से हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। इन्होंने शुक्ल जी के उस मत का विरोध किया जिसमें उन्होंने इस्लामी आक्रमण की निराशा का परिणाम बताया था। इस्लामी आक्रमण की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, पद्मावत की भाषा है। पद्मावत की भाषा अवधि है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अवधि भाषा का प्रयोग है, खास करके ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया पद्मावत में। 7 चौपाई के बाद में एक दोहा आया है। मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा लिखित रचना है। महाकाव्य ठेठ अवधि में 1540 में इस रचना को लिखा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। राजा रतन सेन और सिंघलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती, नागमती, इन सभी के बारे में है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई पंक्ति, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई पंक्ति किसकी है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दूसरों ना कोई, किसकी पंक्ति है? ये मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली है? रीतिकाल में वीर काव्य लिखी है महाकवि भूषण ने। ठीक है, महाकवि भूषण जो थे ये बेसिकली शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दस की रचना लिखते थे। ये केवल युद्धों का सजीव चित्रण करते ही नहीं थे, बल्कि युद्ध लड़ते भी थे। युद्ध लड़ते थे और उसका वर्णन करते थे। ऐसे कवि थे भूषण, बड़े प्रतापी योद्धा थे। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा अध्यापन का कार्य कर रहे थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा का अध्यापन कार्य लल्लू लाल के साथ कौन कार्य कर रहा था? लल्लू लाल के साथ कौन काम कर रहा था बेटा? लल्लू लाल तो काम ही कर रहे थे। लल्लू लाल के साथ सदल मिश्रा भी काम कर रहे थे। सदल मिश्रा और लल्लू वहाँ के ये मुंशी या अध्यापक हुआ करते थे। तो ये लल्लू लाल लगा दीजिएगा, और इसके अलावा सदल मिश्रा भी इसके साथ थे। सदल मिश्रा नास की तो पाख्यान के लेखक, 1803 में प्रकाशन हुआ उस रचना का। 47 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? छायावादी काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है?
सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ये आपका नहीं। बाकी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, सूक्ष्म मनोभाव की अभिव्यक्ति, अज्ञात प्रियतम के प्रति रहस्यवादी भावना भी आपको दिखती है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण यहाँ पर नहीं किया गया, बल्कि ये तीनों आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, छायावाद की विशेषता नीचे डी वाला ऑप्शन नहीं है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक जो होता था 7 कवियों का संग्रह होता था, जिसका प्रकाशन 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किया था अज्ञे ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे ने किया था। तो अज्ञे तार सप्तक माने प्रथम तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अज्ञे, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा, इस तीनों ये लोग प्रथम कवि थे। ठीक है, जबकि ये जो थे धर्मवीर भारती जी दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, दूसरा तार सप्तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसमें प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, प्रगतिवादी काव्य में शोषितों के प्रति सहानुभूति है, शोषितों के प्रति सहानुभूति है, बिल्कुल है। ठीक है, शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश है, बिल्कुल है। सामाजिक यथार्थ का निरूपण भी किया गया है, बिल्कुल। यानी तीनों विशेषताएं प्रगतिवाद की हैं। प्रगतिवाद की समय सीमा कब से है? 1936 से लेकर या 1937 से लेकर के 1943 तक का समय काल जो है, 1936 से 43 आपका प्रगतिवाद है। ठीक है, देखिए भारतेंदु युग 1850 से लेकर के 1900 तक काल भारतेंदु युग एक नॉर्मली, और 1900 से लेकर के आप मान सकते हैं 1920 तक का जो समय काल है वो आपका द्विवेदी युग है। 1920 से लेकर के आपका 1936 तक का समय काल छायावाद है। ठीक है, 1936 के बाद 1936 से लेकर के 1943 तक का समय काल प्रगतिवाद, 1943 से लेकर के 1953 तक या 1953 तक आपका जो काल है या 54 तक मान सकते हैं, वो आपका पड़ेगा कौन सा? प्रयोगवाद। ठीक है, 1954 से लेकर के 1960 तक का काल पड़ेगा आपका नई कविता आंदोलन का। ठीक है, नई कविता आंदोलन। और फिर 1960 से लेकर के अब तक का जो समय काल है वो आएगा समकालीन कविता, ठीक है, के नाम से। क्लियर? या नई आधुनिक कविता या समकालीन कविता। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो कल्पना की अतिशयता इसमें आपको नहीं दिखेगी। 50 नंबर क्वेश्चन से और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। प्रश्न समानांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के जनक मानते हैं कमलेश्वर जी। ठीक है, कमलेश्वर एक बड़े कहानीकार हैं, बात ध्यान रखेंगे। जो समानांतर कहानी आंदोलन है 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके आसपास सारिका पत्रिका के माध्यम से आंदोलन शुरू हुआ था, ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने तमाम सारे प्रश्नों को समझ लिया। 50 क्वेश्चन थे जो पिछले साल के पेपर में पूछे गए थे, इसको मैंने सॉल्व करवा दिया है, इसको देख करके जाइएगा। और इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उस पर आपके ऑलरेडी पढ़े हुए, इसमें तमाम सारे मॉडल पेपर पढ़े हुए हैं इसके हिंदी के, देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।